हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक दो नए क्वेश्चन के साथ में फिर हम आए हुए हैं और आपके कुछ जो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन छोड़ा था उसको भी सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। जो भी कंफ्यूजिंग आपको हुआ करे उस कंफ्यूजिंग के लिए जो आप वीडियो देखते कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखा करिए हमेशा। पूरा वीडियो देखने के बाद पूरी वीडियो जब आप देख लेते हैं तो अगर आपको कोई पॉइंट भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो ऐसे मिस्टेक हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, ठीक है। इसीलिए आप क्या करिए, जल्दीबाजी में गलती हो जाए अगर हमसे तो आप उसको जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करिए, ताकि मैं अगली बार से अवेयर हो जाऊँ कि मैं इस जगह जल्दी बोल जाता हूँ, इस जगह धीरे बोलता हूँ, ये सारी चीजें, ठीक है बेटा। तो ये जरूर देखा करिए आप लोग। अच्छा लगेगा हमको जब आप लोग कमेंट्स लिखेंगे और उस चीज को बताएंगे, तो मुझे ये भी लगेगा कि नहीं, वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा है और पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा ये चीज, ठीक है। तो आइए एक नया क्वेश्चन, दो नए क्वेश्चन के साथ में फिर हम लोग पढ़ते हैं। नए क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ये चैप्टर क्लोज कर लिया तो ये चीज जानना चाहिए कि हाँ कैसे होते हैं। देखिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित यौगिक में संयोजकता बताइए। ये जो कुछ यौगिक दे रखे इसके यहाँ पे दो क्वेश्चन को मैंने एक साथ लिया हुआ है, तीन अलग था और चार एक साथ में था, दोनों को एक साथ में, क्योंकि सब में संयोजकता ही बतानी है और वो चीज हम बात करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये, इसके बारे में डिस्कशन करें। पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि Hg2Cl2 में मरकरी की आपको संयोजकता बतानी है। बात समझ पा रहे, यानी इसमें इसकी संयोजकता बतानी है। तो संयोजकता के बारे में सबसे पहले हमें यह पता जाता है संयोजकता होता क्या है। बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स की, किसी एटम्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी अदर एटम के साथ में, वही उसकी बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है। ओके, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब इसको कैसे जानेंगे, तीन कंडीशन है आपके पास। यहाँ जो भी चीज दिखेगा उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये चीज दिखेगा, ठीक है। और मैं बता देता हूं, कोई भी एक एटम जितने हाइड्रोजन एटम से संयोग करता है, जितने हाइड्रोजन एटम से, तो हाइड्रोजन एटम की जितनी संख्या होती है वही उस जुड़े हुए कंबाइनिंग जो एलिमेंट्स है, जो एटम्स है, उसकी संयोजकता होती है। जैसे मैंने बात किया एक चीज MH, तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस M के साथ में, एक, तो इस M की जो संयोजकता हुई वो 1 हुई। और एक चीज बेटा, कभी भी संयोजकता को आप प्लस माइनस में नहीं इंडिकेट करेंगे, और ये चीज नहीं, ठीक है। संयोजकता को प्लस माइनस में नहीं दिखाते, ठीक, वो चार्ज होता है उसके बारे में। अगर कहीं आपके लिखा है MH2 लिखा हुआ, तो इस M के साथ में कितनी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, कहीं पे लिखा है MH3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। बात समझ में आ रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर किसी एटम के साथ में जितने क्लोरीन एटम जुड़े होते हैं वही उस एटम की संयोजकता होती है, बैलेंसी होती है, ठीक है। मान लेते हैं जैसे हमने लिखा MCl लिखा, तो एक क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, एक। MCl2 लिखा हुआ तो कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए इसके साथ में, तो इसकी बैलेंसी हो गई 2। इसी तरीके जैसे हाइड्रोजन सेम वैसे क्लोरीन का। लेकिन एक चीज और, किसी एलिमेंट के साथ में जितने आपके ऑक्सीजन एटम जुड़े होते हैं उसका जस्ट डबल उसकी बैलेंसी। अगर मैं यहां पे बात करूं कि एक एलिमेंट है M, हमने अपने आप से मान लिया, और इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन नंबर कितने हैं, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो बैलेंस है इसका जस्ट डबल, तो इसका जस्ट डबल 1 2 2, 1 दूना 2, 1 तीन 3, इस तरह से इसका एक को 2 से मल्टीपल करेंगे 2 आ जाएगा, यानी जितना संख्या जुड़ा उसका जस्ट डबल। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं MO2 लिखा हुआ तो कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी, 2 2 4, जस्ट डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, ठीक। अब अगर इतनी सी बात समझ में आया तो आ जाइए हम जरा सा इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग अपनी कॉपी में इस चीज को नोट कर लेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी ये चीज।
अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है Hg2Cl2। ठीक, दो तरीके से इसको समझिए। अगर इस 2 यहाँ पे भी 2 लिखा हो, यहाँ पे भी 2 लिखा है क्लोरीन पे, तो अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो Hg कितना होगा? HgCl हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बात समझिए, HgCl होगा कि नहीं होगा? तो Hg के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? एक, क्योंकि 2 दोनों एटम बराबर बराबर है ना। एक Hg के साथ में एक क्लोरीन, दूसरे Hg के साथ में दूसरा क्लोरीन एटम, तो जितने क्लोरीन एटम जुड़े होते हैं वही उसकी संयोजकता। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। तो Hg की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक, तो हम इसको क्या लिखें? अब मैंने सॉल्व कर दिया, इसी के आगे हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? यहाँ पे इसकी जो संयोजकता है वो कितनी लिखे? 1 लिखे। ठीक, हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके आगे लिखेंगे। ठीक, नहीं यहीं पे लिख देते हैं साइड में। यहाँ पे हम इसकी संयोजकता कितनी हुई? 1 हुई। ठीक, किसकी? मरकरी। कोबाल्ट क्लोराइड को हमेशा C छोटा सा O बनाएंगे और क्लोराइड Cl3 लिखेंगे इस तरीके से। कभी भी कुछ बच्चे इस तरह COCl3 इस तरह मत लिखिएगा, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड हमारे पास हो जाता है, तो ये चीज ऐसे नहीं लिखना है। ऑक्सीजन को हमें छोटा दिखाना है, एक ही एलिमेंट का ये सिंबल है और वो आपका क्या है? कोबाल्ट है। क्या है ये? कोबाल्ट है। बात समझ पा रहे? और फिर क्लोरीन, एक एलिमेंट ये और दूसरा एलिमेंट ये, तो एक। अब हम देखिए यहाँ पे कि एक कोबाल्ट के साथ में कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? कोबाल्ट के साथ में कितने क्लोरीन? 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? इधर वाले की 3 हो गई। बात समझ पा रहे? तो इसमें आ जाइए, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक, ये चीज लिख दिया आपने। दूसरा SnCl4, यहाँ पे SnCl4, तो अभी भी हम लोगों ने बात किया जितने क्लोरीन एटम जुड़े होते वही इसकी वैलेंसी। तो इस पे कितने क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Sn का कितना हो जाएगा? पावर 4 हो जाएगा। ये इसकी वैलेंसी। यहाँ पे पावर मत लगाइए, सीधे सीधे नंबर ऑफ क्लोरीन से कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। पास पर इस तरह से MCl2, फिर वही क्वेश्चन आ गया। MCl2 कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन इसके साथ में, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, Al2O3, आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। Al2O3, बात समझिए, यहाँ पे कितने हैं? 3 ऑक्सीजन, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना हो गया? 6। क्यों? इसकी उतनी बैलेंस ही होगी ना। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि Al और O यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यही तो बात है। यानी ये चीज यहाँ दे रखो, ये चीज ये जानते हैं, ये इसकी बैलेंस है और ये इसकी बैलेंस है हमेशा से। ठीक, तो यहाँ पे हमेशा से एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 2 एटम एल्युमिनियम और 3 एटम आपके ऑक्सीजन है। तो हमने एक चीज बताया, किसी भी एलिमेंट के साथ में जितने आपके ऑक्सीजन जुड़े, फिलहाल के लिए यहाँ पे हम इसको ऐसे ब्लैंक रखते हैं। यहाँ पे कितने? 3 ऑक्सीजन, तो 3 दूना 6, यानी इसकी बैलेंसी कितनी हुई यहाँ पे? +6 या सिर्फ 6 लिखते हैं। ठीक, लेकिन हमें सिर्फ हमेशा पर्टिकुलर एक एटम के लिए निकालना है। यहाँ पे कितने हैं? 2 एल्युमिनियम है, जिसको बटे कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना आ गया? 3, यानी एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। बात समझ पा रहे डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट वन ध्यान दीजिए आप, Fe2O3 में Fe2O3 सेम 3 ऑक्सीजन है, तो 3 to 2 is equal to 6, यानी इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। लेकिन एक एटम के लिए निकालना, यहाँ पे तो हमारे पास 2 एटम है, इसको तो 6/2 is equal to 3, यानी आयरन की इसमें जो बैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं ये स्टूडेंट? ओके, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड देखिए P2O5 इस तरह से लिखा हुआ है, तो P2O5 में कितने ऑक्सीजन है? 5, तो 5 × 2 is equal to 10, इसका मतलब फास्फोरस का कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मैंने एक ऑक्सीजन का 2 होता है, तो 5 का कितना होता है? तो एक ऑक्सीजन के लिए निकाला हमने, तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, बैलेंस इसकी कितनी होनी चाहिए? साइड वाले की 10 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितने? 2 फास्फोरस एटम है, तो /2 is equal to 5। ठीक, यानी फास्फोरस की जो बैलेंसी होगी वो कितनी होगी? 5। ठीक है, आसान क्वेश्चन, काफी आसान है और इस तरीके से हम चीजों को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो आएगा आपके पास, इसमें मरकरी का आएगा 1, कोबाल्ट का इसमें 3 आएगा, टिन का आपका 4 आएगा,
ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इसका आपका कितना 2 है, क्योंकि m दिया, m तो कोई एलिमेंट है नहीं, एलिमेंट का किसी का भी सिंबल हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। एल्युमिनियम का इसमें 3 हो जाएगा, आयरन का इसमें 3 हो जाएगा और फास्फोरस का इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसकी बैलेंस है काफी सिंपल। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, कुछ आयनों के जोड़े इस प्रकार दिए, सोडियम व क्लोराइड, मैग्नीशियम व कार्बोनेट या बेरियम पे +2 और सल्फेट पे -2, 2 बार माइनस माइनस, इसमें एक इसमें एक, इनसे प्राप्त यौगिकों के अणुसूत्र आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, इस बात को समझिए। यहां से आपके वो क्वेश्चन क्लियर होंगे जो इससे पहले डाउट में था, वो चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिए सोडियम, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है, 1, क्लोरीन साइड में लिखिए। और जब भी कोई फार्मूला तैयार करे तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको राइट साइड में लिखिए। ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। ओके डियर स्टूडेंट, अब इस पे जो चार्ज है उतना आप यहाँ लिख लीजिए, इसके नीचे इसमें कितने चार्ज है, 1 चार्ज है, वो यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, माइनस है प्लस है, हम माइनस प्लस की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, सिर्फ हम नंबर की बात करें जितनी। यहाँ पे 1 प्लस चार्ज है बोलेंगे, अगर प्लस भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखने से कोई फायदा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, इस एक को हम इसके बेस पे पहुंचा देंगे, तो एरो हमारा इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और इस एक को हम यहाँ पहुंचा देंगे, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक, तो जो हमारे पास नया फार्मूला बनेगा वो Na1 और Cl1 यही तो होगा। लेकिन दोनों में जब बराबर संख्या है तो बराबर संख्या ना लिखिए, कोई बात नहीं, और करके आप इसको क्या लिख सकते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। बन गया फार्मूला, आसान सा तरीका, बहुत आसान तरीका। अब आप सोच रहे हैं अब तो मैं नीचे का निकाल ही लूंगा, डेफिनेटली आप लोग निकाल लेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, अब जैसे मैग्नीशियम है और इसके ऊपर 2 बार प्लस चार्ज है, और दूसरा आपके पास कार्बोनेट आयन है CO3, इस पे -2 चार्ज है, 2 बार चार्ज है। इसके ऊपर 2 है चार्ज तो इसके नीचे 2 लिख लीजिए, इसके ऊपर 2 है तो इसके ऊपर नीचे 2 लिख लीजिए। अब इस 2 को यहाँ पहुंचा दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करिए और इसको आप यहाँ पहुंचा दीजिए। ठीक डियर स्टूडेंट, तो जब एरो का जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 यहाँ पे जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा Mg2 आ जाएगा, और CO3, अब CO3 क्या हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक मतलब एक से अधिक एटम और उसके ऊपर चार्ज, तो पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। मैग्नीशियम आपका मोनोएटॉमिक है। देखिए यहां से क्वेश्चन आपका पहले वाले क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम एक एलिमेंट, मैग्नीशियम का सिंबल है जिसमें पहला और तीसरा लेटर लिया गया, मैग्नीशियम। ठीक है, ये होता है एलिमेंट, तो इसमें पहला और तीसरा लेटर इसका सिंबल बनाया गया Mg। जब भी हम मैग्नीशियम की बात करेंगे Mg लिख देंगे, पहला और तीसरा लेटर। आपको पता है लैटिन वर्ड में इसको पहला और तीसरा लेटर लेकर के मैग्नीशियम इस तरह से लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलीएटॉमिक, ऑक्सीजन भी और कार्बन भी, तो हम क्या करेंगे, ये 2 है, 2 अगर हम यहाँ लिख देंगे तो समझ में नहीं आ रहा कोई चीज। ठीक है, कि किससे क्या मल्टीपल करेंगे, लेकिन अगर हम क्या करें, इस 2 को एक ब्रैकेट लगा दे और 2 लिखे, अब समझ में आ रहा है कि इससे भी 2 मल्टीपल करेगा, इससे भी 2 मल्टीपल। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, इसके नीचे भी 2 और इस पूरे जो एक सेपरेट आपका आयन है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके नीचे भी 2, तो इस 2 को और 2 को हम कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनता है, MgCO3, एक CO3। तो ये मैग्नीशियम, ये कार्बोनेट, ये इसका फार्मूला बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। हो गया नहीं होगा, चलिए इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, बेरियम और सल्फेट, इस पे बेरियम के ऊपर +2 चार्ज है और सल्फेट SO4-2 2 बार चार्ज है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 बार प्लस चार्ज है तो इसके नीचे 2 लिख लीजिए, इसके ऊपर 2 बार चार्ज है तो इसके नीचे 2 लिख लीजिए। अब इस 2 को यहाँ पहुंचा दीजिए, जैसे अभी वाला किया था मैग्नीशियम कार्बोनेट, सेम वैसे ही। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा Ba2 और SO4, फिर से ये पॉलीएटॉमिक है तो इसके ब्रैकेट में 2 लगा दीजिए, 2 कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास जो बचेगा वो BaSO4, इसका नाम बेरियम सल्फेट। बात समझ पा रहे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट और लास्ट बचा पोटेशियम और नाइट्रेट बचा। तो पोटेशियम जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास नाइट्रेट है NO3, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक डियर स्टूडेंट,
तो इसके नीचे 1 रख दीजिए, इसके नीचे 1 रख दीजिए। जब 1 1 इस तरीके से हो तो हमें इस तरह करने की जरूरत है। जब दोनों चार्ज यहाँ यहाँ बराबर हो तो उसको एज इट इज हम लिख सकते हैं, लेकिन जब चार्जों में डिफरेंस होते हैं तब हमें ये नीचे क्रॉस करें और ब्रैकेट की बहुत जरूरत होती है। उसमें एक क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे अपनी तरफ से, ठीक। तो 1 को यहाँ पहुंचा दीजिए और इसको यहाँ पहुंचा दीजिए, तो क्या बन गया हमारे पास, पोटेशियम के नीचे 1 और NO3 इसके नीचे 1। तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, एक 1 का मतलब एक ही एटम, इस 1 का मतलब एक ही नाइट्रेट आयन। तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या होगा, KNO3। तो एक चीज हमें साफ साफ पता चल गया, अगर दोनों चार्ज जो हमारे पास धन आयन और ऋण आयन है, कैटायंस और एनायंस और दोनों के चार्ज बराबर होते हैं, तो एज इट इज हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे लिखा था तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, BaSO4। और ये चीज कंटिन्यूटी में आपको आ जाएगा, जब आप ये मेथड पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये चीज देखा कैंसिल हो जा रहा है, फिर वही चीज, तो आप ऑटोमेटिकली ये चीज लिख लेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, और ये कभी नहीं आप भूलेंगे, मुझे आशा है इस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। अब दूसरा आते हैं, एक चीज हमारे पास है, ये बात को देखिए, जब हम बोलते हैं कैल्शियम, इसके ऊपर मान लेते हैं ये +2 वाह, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं OH, इसके ऊपर -1 चार्ज। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बेटा, क्योंकि इसी पे एक हमारे पास कमेंट्स आया था और उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करें। और अगर हम इसको देखते हैं तो कैल्शियम के नीचे आप क्या, अगर इसको हम फार्मूले में तैयार करते हैं इस तरीके से, तो इसके नीचे 1 रख दीजिए, इसके नीचे 2 रख दीजिए, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए। अब दोनों के ऊपर जो चार्जेस थे वो आपका डिफरेंट है, ये चीज तो दिख रहा है। तो एक नया सा फार्मूला बन जाएगा, ये कैल्शियम इसके नीचे 1 आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये आपको पता है, और OH, और OH के नीचे अगर हम 2 लिखते हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन पे 2 दिखता है, तो OH पे नहीं होना चाहिए। इस जो आयन है, इस पे जो चार्ज है, इस पूरे के ऊपर है, तो हम इस पूरे को क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, इस तरीके से इसके बेस में लिख देंगे ये 2। जब इस तरीके से लिख दीजिएगा तो 1 अगर ना भी लिखे तब भी एक कैल्शियम दिख रहा है, 1 लिखे तब भी एक, तो ये दिखने से बहुत अच्छा दिख नहीं रहा, तो हम क्या करें, इसको हटा दें और ये हमारा होना CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस यही चीज जब हम सोडियम में लिखते हैं, Na और OH, इसमें एक और इसमें एक प्लस, तो 1 1 इस तरह से क्रॉस करते हैं और इस तरह से। तो यहाँ पे जो आपके पास है Na और यहाँ से OH, जो मैंने कहा था कि अगर सेम सेम हो तो वैसे ही फार्मूला बन जाएगा OH। एक बच्चे का कमेंट्स आया था कि हम OH को तो ब्रैकेट में लिखते हैं लेकिन Na को क्यों नहीं लिखते, और उन्होंने जब लिख करके भेजा था तो Na इस तरीके से लिखा था। ये किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं है बेटा, ये किसी प्रोडक्ट का भी सिंबल नहीं है। यहाँ पे ये Na को आपको लिखना है तो M कैपिटल से और A स्मॉल लेटर से, क्योंकि जब आप सोडियम बोलते हैं, सोडियम जो एलिमेंट बोलते हैं उसको नाइट्रियम के नाम से जाना जाता है, नाइट्रियम। तो नाइट्रियम में पहले जो लैटिन वर्ड में नाइट्रियम होता है उसका पहला 2 लेटर लिया गया है सोडियम एलिमेंट के सिंबल के लिए। तो ये पूरा का पूरा आपका सोडियम जो एलिमेंट तत्व होता है उसका सिंबल है, ना कि ए इसमें कुछ है। ए क्या है, इसके बाद वाला लेटर, जब नाइट्रियम लिखते हैं तो उसके बाद वाला जो लेटर होता है, पहले वाले के बाद में जो लेटर होता है, उन दोनों को मिलकर के। क्यों, अगर नाइट्रियम में देखिए एलिमेंट का जब सिंबल दिया गया था तो नाइट्रोजन के लिए आप नाइट्रोजन जब बोलते तो आप एन लिखते कि नाइट्रोजन का सिंबल है। जब आप सोडियम को नाइट्रियम बोला जाता है लैटिन वर्ड में, तो नाइट्रियम के लिए भी अगर आप पहले लेटर को चूज करेंगे इस तरीके से तो इसके लिए भी आन देंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे नाइट्रोजन और सोडियम को, इसीलिए दूसरे वाले लेटर को भी लेकर के यहाँ पे सोडियम पूरा एलिमेंट का सिंबल है। इसीलिए जब भी आप सोडियम लिखेंगे तो उसको कभी ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है और ये आपका OH क्या, पॉली एटॉमिक, ऑक्सीजन भी अलग टाइप का, हाइड्रोजन भी अलग टाइप का एटॉमिक, ठीक है। अब समझ में आया। तो इसी तरीके से अच्छा लगा था मुझे जब किसी बच्चे ने इस चीज को लिखा था, लेकिन व्हाट्सएप में हम उसको टाइप नहीं कर सकते थे, और ये चीज मैं आपको बता नहीं सकता था कि यहाँ पे कैसे होगा और किस तरीके से होगा, यहाँ नहीं बता सकते थे, इसीलिए मैंने व्हाट्सएप पे उस चीज को टाइप नहीं किया था। जो भी कमियां होगी, जो भी आपके को मिलेंगे, अच्छा लगे तब भी आप एक सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में जाके थम्स अप कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो खराब लगा या कहीं पे आपको कुछ ऐसी बातें लगी तो वो भी आप नोट करेंगे, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि मैं यूट्यूब में वीडियो को डालता हूँ ताकि हर बच्चे के लिए अच्छा हो, सिर्फ आप ही नहीं, आपकी वजह से और भी बच्चे का अच्छा हो सकता है।
दूसरी बात, आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट्स लिखेंगे, वहाँ पे जो भी एक्सप्लेन करना है कमेंट्स बॉक्स में जाके एक्सप्लेन करेंगे। हमेशा के लिए वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे, तब आप क्वेश्चन करेंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से अगर कोई क्वेश्चन एराइज हो रहा है तो आप जरूर उसमें लिखेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।